हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। और जो भी आपका पीडीएफ है चारों के चारों मॉड्यूल के सारे पीडीएफ आपके मैंने अवेलेबल करा दिए। टू हैंड्स की ऐप से आपको मिल जाएंगे। और ये सारी चारों मॉड्यूल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है जिसमें अप्रोक्स आपके 500 टू 600 के आसपास क्वेश्चंस कवर होंगे। 500 टू 600, ठीक है। वो सारी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। टू हैंड्स की ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टू हैंड्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आपका आता है व्हाट इज एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था, तो वो क्या था। सो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को बोला जाता है वेल्थ डेफिनेशन। मतलब इन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को वेल्थ की टर्म में जो है मेजर किया था। सो एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। उनकी जो बुक्स थी उसमें उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जो है बुक लगी लिखी थी, नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ का स्टडी है। और इसमें ये चीज़ें ये जो इनकी डेफिनेशन थी उसमें देखा गया था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। तो उन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कैसे वेल्थ प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे कंज्यूम हो रहा है, तो वही इकोनॉमिक्स है। तो इसीलिए इनकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स को लेके वो वेल्थ के अराउंड घूमती है, इसलिए इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये आपका एडम स्मिथ, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है और इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के टर्म में डिफाइन किया, ठीक है। तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स का मतलब है कैसे वेल्थ प्रोड्यूस होता है और कंज्यूम होता है, वही इकोनॉमिक्स है। और ये जो दो तीन डेफिनेशन है ये आपकी इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ने कैसे इकोनॉमिक को डिफाइन किया है, इस क्वेश्चन में आपका मार्शल का क्या डेफिनेशन था। तो ये जो दो तीन टाइप के जो हमारे इकोनॉमिस्ट रहे, तो इनकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद करके जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो मार्शल डेफिनेशन क्या था इकोनॉमिक्स को लेके, तो अलग अलग टाइप के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो हर किसी का अपना अपना राय होता है। कुछ इकोनॉमिक्स को किसी तरह से देखते हैं, कुछ किसी तरह से। तो जो मार्शल दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, ही व्यू इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर के लिए समझते थे, ह्यूमन वेलफेयर। इसीलिए इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट वेलबींग और वेलफेयर। तो उन्होंने बोला लोगों की वेलफेयर को, वेलबींग को बढ़ावा देना, वही इकोनॉमिक्स है। इसीलिए इनकी डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन है उसको बोला जाता है वेलफेयर डेफिनेशन। और इन्होंने 1890 में जो है इकोनॉमिक्स को इस तरह से डिफाइन किया था। एक तीसरे हमारे इकोनॉमिक्स रहे, उनका नाम रॉबिन्स रहा है। तो इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को एक अलग तरह से डिफाइन किया। इनका डेफिनेशन क्या था, इन्हें जो है इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया अ स्टडी ऑफ मीन्स एंड वांट, मीन्स एंड एंड। तो इनका डेफिनेशन था मीन्स एंड एंड। ये भी आपके रॉबिन्स थे। इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूज। इन्होंने बोला कि कोई चीज कम है, मान लीजिए मार्केट में कोई चीज कम है तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट अवेलेबल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ लोग मान लीजिए चिकन खाते हैं नॉन वेज और कुछ लोग मटन खाते हैं, अगर मटन का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसका अल्टरनेट तलाशने की कोशिश करेंगे, उसको खरीदने से अच्छा लोग अब चिकन को, अगर सस्ता है एज कम्पेयर टू मटन, तो उसके अल्टरनेट चिकन पे लोग जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने स्कार्स का अल्टरनेट यूज होता है, उस तरह से इन्होंने डिफाइन किया। तो डेफिनेशन प्रेजेंट इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मीन्स एंड स्कार, मीन्स एंड एंड्स। तो मीन्स कहाँ पे जरूरत है और एंड्स किस तरह से वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो इसको इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने बोला जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड। तो जिस हिसाब से डिमांड आ रही है उस हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज कम है, ठीक है। ये जो मीन्स है इसको रिसोर्सेज के टर्म इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कम है और उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है। हाउ ह्यूमन बीइंग यूज द स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डिजायर इज द सब्जेक्ट। तो इन्होंने बोला कि लोग अपनी जो रिसोर्सेज है, जो कि कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल, उसको किस तरह से पूरी कर रहे हैं, तो वही समझना इकोनॉमिक्स है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो एंड्स और मीन्स और एंड्स के रिगार्डिंग है। मीन्स मतलब रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, अगर वो कम है तो उसको कैसा अल्टरनेट या किस तरीके से जो है अ, थोड़े से रिसोर्सेज को जो है पूरा यूज किया जा रहा है अपने डिजायर्स को पूरी करने के लिए, तो वही आपका इकोनॉमिक्स का स्टडी है। और इनकी इस डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो ये देखते हैं कि मार्केट में किस चीज की कमी है, क्या ऐसा रिसोर्स है जो कि मात्रा में कम कम मात्रा में अवेलेबल है। तो लोग किस तरीके से उस कम मात्रा के रिसोर्सेज का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, किस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जो रिसोर्सेज कम मात्रा में अवेलेबल है, तो उसको स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे।
एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन बोला जाता है क्योंकि ये वेल्थ के अराउंड ही घूमती है। सेकंड आपकी मार्शल के डेफिनेशन को, ये ह्यूमन वेलफेयर के अराउंड घूमती है। ठीक है, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स है किस तरह से आप ह्यूमन वेलफेयर का स्टडी कर रहे हैं, उसके ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं, वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं, तो वही आपका इकोनॉमिक्स होता है। तीसरे जो हमारे रॉबिन्स थे, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ एंड्स, मीन्स एंड एंड्स। मीन्स मतलब रिसोर्सेज, कम मात्रा में रिसोर्सेज है उसको आप किस तरह से पूरा कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करेंगे, वही हमारा इकोनॉमिक्स होता है। इनकी डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोला जाता है। तो कई बार एक नंबर का ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि स्कार्सिटी डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, तो रॉबिन्स और आपके मार्शल, और जो पहला था आपका एडम स्मिथ। तो आपको मालूम होना चाहिए स्कार्सिटी डेफिनेशन का था। मार्शल वाले का डेफिनेशन को बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर डेफिनेशन, और इनके डेफिनेशन को बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, ये वेल्थ के अराउंड इनकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन घूमती है। अब आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो मतलब हाउस होल्ड लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे स्टडी किया जाएगा इस इकोनॉमिक्स में। हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म मेक डिसीजंस टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स टिपिकली इन ए मार्केट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। तो जिस मार्केट में गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वहाँ पे ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है कि किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म्स जो है डिसीजन लेते हैं कि उनके पास गिने चुने लिमिटेड रिसोर्स हैं, और वो मार्केट में किस तरीके से उन लिमिटेड रिसोर्स की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो जो हाउस होल्ड और जो फर्म्स है किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपना ऐसे मार्केट में जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज खरीदी बेची जा रही है, तो ये हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं। ऐसे एक आपका मैक्रो, मैक्रो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ ए नेशन। तो ये हाउस होल्ड लेवल पे बात करता है। जो हमने माइक्रो देखा, ये मैक्रो एज ए होल नेशन रीजन लेवल पे बात करता है। तो रीजन का जीडीपी ये सब किस में आएगा, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स देखता है ये, जीडीपी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, प्राइस इंडेक्सेस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये होल इकोनॉमिक फंक्शन को एक तरह से सोचता है। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, माइक्रो का मतलब है छोटा। तो हाउस होल्ड लेवल पे, छोटे लेवल पे जो इकोनॉमिक्स का स्टडी किया जाएगा वो होगा माइक्रो, और बड़े लेवल पे स्टडी किया जाएगा वो होगा आपका मैक्रो। नेक्स्ट वर्ड इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी उसको बोला जाता है जहां पे इंडिविजुअल और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके काम करते हैं और बड़े बड़े डिसीजन मिलके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स और यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म वही बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं कि कितना प्रोड्यूस होगा कोई प्रोडक्ट, कितना उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो सारा डिसीजन मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। एक और आपकी मार्केट है कमांड, एक और इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी उसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादातर कंट्रोल होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, तो उसको बोला जाएगा कमांड इकोनॉमी। एक आता है मिक्स, नाम से पता लग रहा है मिक्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स होके मिलके एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर मिल्क। इंडिया की बात करें तो इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स प्लस गवर्नमेंट मिलके जो है बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। तो ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, और स्टार्टिंग से एंड तक मतलब सारे डिसीजन मिलजुल के लिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। मार्केट जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स, कमांड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट, और मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे मिलके प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों। अब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। डेफिनेटली ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक नंबर का मैंने आपको क्वेश्चन अभी बता दिया। तो बिजनेस साइकिल और फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होता है। बिजनेस साइकिल का मतलब जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हैं चाहे बड़ा बिजनेस, आपको एक फेज से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस शुरू किया, शुरू में आपको बहुत ज्यादा कमाई हो रही है और लाइफ टाइम तक होगा, ऐसा नहीं होता है। एक जैसे लोगों की लाइफ होती है ना, कभी अच्छा टाइम कभी बुरा टाइम, सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है। तो बिजनेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि ये फेजेस में ही गुजरता है। मतलब स्टार्टिंग में जो कोई कोई नया बिजनेस शुरू होगा तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे सेल्स होगी, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करेगा। फिर ग्रो करते ऐसा नहीं कि हमेशा कोई टॉप में हमेशा ही रहेगा। अब कंपनीज को देख लीजिए, कुछ कंपनी टॉप में होती है, कुछ टाइम बाद वो नीचे आ जाती है, कोई दूसरी कंपनी फिर टॉप में चली जाती है। यानी वो ग्रो करना शुरू करेगा, फिर वो डाउन फेज आएगा। तो ये पूरा फेजेस से गुजरता है। तो इसी को बोला जाता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मीन्स होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पासेस थ्रू द फेजेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो कोई भी बिजनेस जब अच्छे प्रोस्पेरिटी मतलब जब वो अच्छे स्टेज से गुजर रहा है या डिप्रेशन स्टेज से गुजर रहा है, तो वही हमारा बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल को प्रॉपर एक सीक्वेंस है, कौन कौन से। पहला आता है बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, और चौथा आपका स्टेज है रिकवरी। बूम मतलब जब वो ग्रो करने लगेगा, रिसेशन धीरे धीरे मतलब एक रिसेशन का स्टेज आ जाएगा जब वो लिमिट में आएगा, मतलब लिमिट मतलब उसके प्रोडक्ट इतने कम हो जाएंगे। डिप्रेशन बहुत नेगेटिव स्टेज आ गया, उसके बाद फिर से वो ग्रो करना शुरू करेगा, तो उसको रिकवरी बोला जाएगा। बूम सबसे अच्छे पीरियड को बोलते हैं, और रिकवरी मतलब जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो सब डिप्रेशन स्टेज में चले गए थे। फिर जैसे ही कोविड खत्म हुआ आपका, तो उन्होंने धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट किया।
रिसेशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा उछाल देखने को ना मिले। जैसे बूम में तो बहुत अच्छा आपका ग्रोथ आ रहा है, ये टिप पॉइंट आपका, टॉप पॉइंट आपका, ये बूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डिप्रेशन, अभी रिसेशन मतलब ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अभी जो जैसा था उसी हिसाब से है, थोड़ा सा मतलब डाउन ही चल रहा है। और डिप्रेशन में बिल्कुल जब आप डाउन स्टेज में आ जाते हैं तो इस वाले को डिप्रेशन बोलते हैं। तो सबसे अच्छा स्टेज बूम बोला जाता है और सबसे खराब स्टेज डिप्रेशन बोला जाता है। तो डिप्रेशन के बाद धीरे धीरे रिकवर, जो कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज की कंडीशन हो गई थी, वो डिप्रेशन स्टेज था एक तरह से। फिर जैसे ही आपका ये कोविड खत्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे कंपनी से रिकवर करना स्टार्ट किया। और रिसेशन किसको बोलते हैं? बूम के बाद अगला जो स्टेज है वो रिसेशन। तो आप इसके सीक्वेंस को ऐसी एज इट इज याद कर लीजिए, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। इसके स्टेजेस को याद करने का एक ट्रिक है, बॉर्डर। यहाँ पे एक बी हो गया, आर हो गया, डी हो गया, आर हो गया, ठीक है। बी से बूम, आर से रिसेशन, डी से डिप्रेशन, आर से रिकवरी। सो बॉर्डर से आप इसको याद कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बताया कि किस तरह से आपको स्टेजेस याद रहेंगे कि पहले बूम है या पहले रिकवरी है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो कंसेप्ट से भी आपको पता लग जाएगा कि बूम सबसे अच्छे स्टेज को, सबसे खराब को डिप्रेशन बोला जाता है, और रिकवरी जैसे ग्रो कर रहा है वो, और बीच का जो आ गया ये आपका डिप्रेशन आ गया, यानी ये सॉरी बीच का आ गया ये रिसेशन आ गया। यानी रिसेशन, बूम सबसे अच्छा फेज और डिप्रेशन सबसे खराब फेज के बीच के स्टेज को बोला जाता है। बॉर्डर जो टर्म है इससे आप याद कर सकते हैं, पहले बी, फिर आर से आपका रिसेशन, डी से आपका डिप्रेशन और आर से आपका रिकवरी। बूम फेज क्या होता है? ये ऐसा फेज है जिसमें कंपनी अपनी सारी कैपेसिटी को, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करती है। ये आपका सबसे बेस्ट फेज है, ठीक है। हर कंपनी चाहती है कि हमेशा बूम फेज पे काम करे, बट इतना सारा मार्केट में कंडीशन है तो हमेशा एक ही स्टेज पे काम करे पॉसिबल नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। और इसमें जो प्रोडक्ट है नॉर्मल प्राइस से ऊपर बेचे जाते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ का कीमत है 100 रुपये, तो 110 रुपये में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो जिस चीज़ की डिमांड अच्छी है अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग जनरली उसको लेना ही प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए जो नॉर्मल प्राइस है उससे महंगे रेट पे जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, और इसमें कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट इस फेज में हो रहा है। तो बूम सबसे बेस्ट फेज को माना जाता है। फिर अगला आता है आपका रिसेशन। तो बूम के बाद नेक्स्ट फेज है, जैसे ही कोई इकोनॉमी पीक लेवल पे रीच करती है द कोर्स चेंज, तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होने लगता है। अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व। तो अभी हुआ क्या, बूम स्टेज में बहुत हाई डिमांड आ रही थी, तो डिमांड हाई करने की वजह से कंपनी ने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया। तो 100 रुपये के प्रोडक्ट को 110 रुपये में कंपनी ने बेचना शुरू कर दिया। ए डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व बट द प्रोड्यूसर्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस ट्रेंड गो ऑन प्रोड्यूसिंग। तो अभी जो प्रोड्यूसर है उनको मालूम नहीं है, वो उनको लग रहा है कि हमने डिमांड जो है बहुत बढ़ गई तो हमने रेट भी बढ़ा दिया तो लोग इसी हाई रेट पे खरीदते रहेंगे, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि जो सप्लाई है वो डिमांड से बढ़ जाएगी, सप्लाई एक्सिड डिमांड। अब जैसे ये स्टेज आएगा कि सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं आप, डिमांड कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों के पाइलअप, आपके जो स्टॉक्स है वो पाइलअप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका रिसेशन स्टेज स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा डिप्रेशन स्टेज में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल्स। तो इससे पहले स्टेज में क्या हुआ था, ये जो हमने देखा था ना, रिसेशन आपका आ गया था। रिसेशन के बाद सबसे डाउन, सबसे कम सेल्स आपके डिप्रेशन स्टेज में होगी, वही आपका नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन स्टेज। और इसमें जो भी आपके मैन या मटेरियल्स हैं उनका अंडर एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगा। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो लोगों की जरूरत है वहां पे चार लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दो लोगों की, जैसे आपने देखा होगा ना गांव में खेत में एक या दो की जरूरत होती है, पूरा फैमिली चार पांच लोग मिलके काम करते हैं, तो वो एक तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ सभी लोग एम्प्लॉयड है, बट रियलिटी में वो सही नहीं है। ये आपकी क्वालिटी के हिसाब से कम आपको काम दे रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। कोई पर्सन मान लीजिए ग्रेजुएट है और उसको ऐसी जॉब दी गई है जिसको करने के लिए सिर्फ 12th स्टैंडर्ड ही एनफ था, तो ग्रेजुएट वाले को आप 12th स्टैंडर्ड वाला काम दे रहे हो, तो वो भी एक टाइप का अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये आपका डिप्रेशन स्टेज की खासियत है कि यहाँ पे आपका मैन और जो मटेरियल है उसका अंडर एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है। डिमांड बहुत कम होनी शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन। अब आप फिर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, लेकिन उतने की जरूरत नहीं क्योंकि डिमांड बहुत कम इसमें हो जाती है। नेक्स्ट व्हाट इज रिकवरी फेज। रिकवरी उसका नेक्स्ट फेज होता है। जैसे डिप्रेशन में रहोगे, जैसे कहते हैं ना अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता, ऐसे खराब टाइम भी हमेशा नहीं होता। तो जो डिप्रेशन स्टेज है ऐसा नहीं वो हमेशा होगा। अब डिप्रेशन स्टेज पे क्या है कि आपने अपने प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम कर दिया, बहुत सस्ता हो चुका है, अब लोगों को लगता है कि चलो इतना सस्ता प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो लोग उसको खरीदना शुरू करते हैं, तो वो आपका रिकवरी फेज का शुरुआत होता है। तो वही क्वेश्चन है व्हाट इज रिकवरी। तो बोला कि डिप्रेशन हमेशा कंटिन्यू नहीं होता, ऐसा नहीं कि अनंत इंडेफिनेट टाइम के लिए आपका जो है डिप्रेशन स्टेज चलेगा, एक अच्छा टाइम भी आना शुरू होता है। सो डिप्रेशन कंटेन इन इटसेल्फ द जर्म्स ऑफ रिकवरी। तो जो डिप्रेशन स्टेज है उसी में आपके रिकवरी के जम्प स्टार्ट है।
रिकवरी के जम्प्स उसमें रहते हैं, यानी डिप्रेशन के बाद ही आपका रिकवरी होना शुरू होता है। जो आइडल वर्कर्स थे वो अभी काम करने के लिए आएंगे लो वेजेस पे, सस्ते रेट पे। तो जो लोगों को हटा दिया था या जिनके पास काम नहीं था, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि अभी काम नहीं है तो कोई नहीं, आप हमें कम वेजेस दे देना, पर कोई नहीं, हमें काम पे रख लो। तो अब जो खाली थे, जिनके पास काम नहीं था वर्कर्स, तो वो सस्ते वेज पे भी आ जाएंगे। मान लीजिए किसी का कीमत था 500 रुपये, तो बोलोगे कोई नहीं, मेरे को आप 300 रुपये भी पे कर दो, आई विल वर्क, मैं काम करूंगा। As the price are low at their lowest, the consumer who postpone their consumption expecting a still further fall in price now start consuming। तो इससे पहले क्या था कि चीज़ों के रेट कम हो रहे थे डिप्रेशन में, अब वही कंज्यूमर्स ने देखा कि बहुत सस्ता है। क्योंकि अभी कंपनी को क्या हो रहा है कि बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, जैसे वर्कर्स बहुत सस्ते हो गए, तो उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस है उन्होंने बहुत कम भी रखा है, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं है, तो काफ़ी सस्ता प्राइस रखा है। तो जो कंज्यूमर जिन्होंने अपना प्लान पोस्टपोन किया था, उन्होंने भी क्या कर दिया, आप अपना प्लान चेंज कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपना प्लान पोस्टपोन, अब उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, उन्होंने बोला अब तो बहुत सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, डेफिनेटली अब हमें खरीदना चाहिए क्योंकि बाद में इसका रेट बढ़ सकता है। तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग, और इससे जो रिकवर स्टार्ट हो गया। जैसे ही जो आम जनता जिन्होंने आपके प्रोडक्ट खरीदने बंद हुए थे, तो कर दिए थे, तो वो आपका डिप्रेशन फेज था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपकी रिकवरी होनी शुरू हुई, यानी सस्ते रेट के वर्कर्स आपको मिलने शुरू हुए। पर वर्कर्स के दिमाग में ऐसा क्यों आया, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सस्ते रेट पे हमें रख लीजिए और हमें काम करना है, आप हमें भले वेजेस कम दीजिए, तो आपकी जो कॉस्ट है वो सस्ती आ रही है, आपकी जो कॉस्ट है चीज़ों को बनाने की, आपकी कॉस्ट कम आ रही है, तो आप जो उसका प्राइस है वो भी कम रख रहे हैं। तो बहुत सस्ता रेट है, अभी कंज्यूमर ने सोचा इतना सस्ता मिल रहा है तो खरीदना शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अपने प्लान को पोस्टपोन करके रखा था कि बाद में रेट कम होगा खरीदेंगे, तो अब वो उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, अब आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट इज गिफिन गुड्स? गिफिन गुड्स को बोलते हैं, ये मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जैसे जिनका कीमत बढ़ता जाए फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती है। जनरली गुड्स के साथ क्या होता है, जैसे इसकी कीमत बढ़ेगी प्राइस, उसकी डिमांड कम होती है क्योंकि महंगा हो गया, तो लोग महंगे प्रोडक्ट ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। बट गिफिन गुड्स उसको बोला जाता है जिसमें इसका रेट जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका, जितना ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इसकी, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड, यानी ये जितना महंगा होता जाता है उतना इसको लोग डिमांड करते हैं। तो एग्जांपल आपके सारे लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम्स, तो जितनी महंगी होती है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये उतना अच्छा है, और जितनी महंगी होती है तो उतना उसका प्राइस उतना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसी को बुलाता है गिफिन गुड्स। द गुड्स दैट इंक्रीज कंजप्शन एज द प्राइस इंक्रीज आर नोन एज गिफिन। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है इसकी कंजप्शन, मतलब लोग उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो वही गिफिन गुड्स होते हैं। सो इट वॉयलेट द लॉ ऑफ डिमांड बाय शोइंग अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ द डिमांड। तो ये डिमांड लॉ का वायलेशन करता है। डिमांड लॉ क्या बोलता है कि जैसी चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ये अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, यानी ये ट्रेंड बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वही आपका गिफिन गुड्स होता है। तो जितने भी आपके लग्जरी आइटम्स होते हैं उनका प्राइस जितना ज्यादा होता है लोग उसको उतना ज्यादा डिमांड करते हैं, तो वो गिफिन गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम उस स्टेज को बोलते हैं जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर है। ठीक है, एक दुकान है, मान लीजिए उसके पास 100 प्रोडक्ट है और उसके दुकान के बाहर 100 लोग खड़े हैं, तो एक एक को एक एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जिस स्टेज पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है तो उसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट ए प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई। और इस इक्विलिब्रियम पे आने पे देर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू राइज। तो इस स्टेज पे ना तो प्राइस बढ़ेगा ना कम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोला जाता है। और इसमें डिनोट होता है कि जितनी भी सप्लाई है और जो डिमांड है वो फिल हो गई है, और मतलब अभी क्लियर्ड ऑफ ऑर्डर्स, और दोनों की जो डिमांड कर रहे थे और जो सप्लाई दे रहे थे, दोनों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई इसमें हो जाती है। और इसमें चीज़ों का प्राइस ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, वो इक्विलिब्रियम पे रहता है, वो प्राइस उतना ही रहता है। वो होता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट आर मेथड टू कैलकुलेट मनी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी है। तो सिंपल आप लोग उसको फॉर्मूला याद कर लीजिए। M1 का फॉर्मूला, M2 का, M3 का और M4 का। M1 को नैरो मनी बोलते हैं और M3 को ब्रॉड मनी बोला जाता है। तो M1 का क्या फॉर्मूला है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो पब्लिक के पास जो पैसा है और बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है। अभी डिमांड डिपॉजिट कौन सा है? ये वो डिपॉजिट है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जिसका फिक्स टर्म, जैसे 5 साल की, 10 साल की आपने FD कर दी तो वो आपका टर्म डिपॉजिट हो गया। डिमांड डिपॉजिट का क्या एग्जांपल है? जब जब आप डिमांड करेंगे तभी इस प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, मतलब जब जब डिमांड करेंगे तभी आपको बैंकों को देना होगा। जैसे आपका सेविंग बैंक का पैसा, करंट अकाउंट का पैसा, तो जब भी आप चाहे इसको विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू, ATM के थ्रू, तो ये आपकी डिमांड डिपॉजिट होती है। तो बैंकों के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो भी आपका M1 ही होता है।
और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास भी बैंकों का अलग से डिपॉजिट, तो वो तीनों आपका नैरो मनी में आ जाएगा। M2 क्या होगा, M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास जो डिपॉजिट है प्लस M1 को ऐड कर दीजिए तो आपका M2 आ जाएगा। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, तो M3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, तो M1 में अगर हम टाइम डिपॉजिट को ऐड कर देंगे तो हमें M3 मिलेगा यानी ब्रॉड मनी। अभी टाइम डिपॉजिट क्या है, टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट का बिल्कुल उल्टा होता है। डिमांड डिपॉजिट जब भी कस्टमर का मन करेगा वो कैश के थ्रू विड्रॉ कर लेगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक टेन्योर होगा, इसको आप टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, जैसे 5 साल का एफडी, 10 साल का एफडी, तो जब टाइम पूरा होगा, मेच्योरिटी होगा, तभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप विड्रॉ करेंगे तो प्री पेमेंट पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो टाइम डिपॉजिट जो भी बैंकों के पास है जैसे एफडी, ये सारा आरडी, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। तो M1 में आप टाइम डिपॉजिट को ऐड कीजिए, आपको M3 मिल जाएगा। M4 कैसे आएगा, M4 इज इक्वल टू M3। यहाँ देखिए M1 तो M1 ही है, M2 के लिए M1 में ऐड करना है, M3 के लिए भी M1 में, लेकिन जैसे ही M4 आएगा तो M4 में M3 को मैं ऐड करना है। M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 ये यहाँ तक प्लस जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट है उसको ऐड करना है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। आप जानते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड आप एक तरह से मान लीजिए, तो उसको छोड़ देना है। उसके अलावा जो भी डिपॉजिट सबको आपको ऐड कर देना है। ऐसे एक आपका आता है रिजर्व मनी, M0 उसको बोलते हैं। तो रिजर्व मनी का क्या फॉर्मूला है, करेंसी इन सर्कुलेशन, कितनी करेंसी है सर्कुलेशन में, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आप जानते हैं हर बैंकों का आरबीआई पे अकाउंट होता है, उसमें पैसे होते हैं, तो उसमें कितना पैसा है उसको ऐड कर दीजिए, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। एक तो बैंकों का डिपॉजिट विद आरबीआई और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है उन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको रिजर्व मनी मिलता है, ठीक है, रिजर्व मनी। तो ये पांचों फॉर्मूला आप लोगों को याद करने हैं। जनरली आपका M1, M2, M3, M4 के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक इतना है, ये इतना है, सारी वैल्यू सबको गिवन होगी, बस आपको ऐड करना है। ये फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लीजिए, सारी वैल्यू डायरेक्ट हमें गिवन रहती है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप अभी याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली M1, M2, M3, M4 पूछा जाता है, M0 पूछा नहीं जाता पर पूछ भी सकते, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए। जनरली ये चार ही आपका इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स बिहाइंड द डिमांड कर्व। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके आपके डिमांड कर्व को इम्पैक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होने वाला है। एवरेज इनकम, लोगों की इनकम कितनी है, तो डिमांड तभी करेंगे जब इनकम होगी, जब पैसे नहीं है तो आप डिमांड कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इनकम तो जरूरी है, प्लस इकोनॉमिक कंडीशन भी देखना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या कहीं प्राइस घटने वाला है, बढ़ने वाला है। देखा होगा आपने जब दीपावली में ये बिग बिलियन सेल आती है तो लोग वेट करते हैं कि अभी थोड़ा टाइम बाद उनको कुछ खरीदना भी होता है अक्टूबर महीने में, तो वेट करते हैं सेल के आने का, तभी वो खरीदेंगे। तो जो फ्यूचर में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होने वाली है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है वो, और एवरेज इनकम, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिमांड कर्व को इम्पैक्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका डिमांड से कोई लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कंपनी का ऑनर है उसके प्रोस्पेक्टिव से रहता है, पर डिमांड लोग इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर पे नहीं करते। इनकम कितनी है आपके पास उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सो डी आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसमें बोला फोर्स बिहाइंड सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। तो सप्लाई कर्व कौन कर रहा है, प्रोडक्ट की सप्लाई कौन दे रहा है, जो ऑनर है, जो फैक्ट्री का मालिक है, जो फैक्ट्री है कंपनी, वो सप्लाई दे रही है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनकी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इससे पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो मैंने आपको कहा था ना कि वो सप्लाई यानी ऑनर के हिसाब से मैं सोच रहा, तो इसीलिए ये डिमांड वाले में नहीं था। डिमांड कौन करती है, डिमांड आम जनता, आप हम, हमें कुछ खरीदना तो डिमांड हम लोग करेंगे। और सप्लाई किसके किसका काम है, कंपनी, जो भी हमें प्रोडक्ट खरीदना है तो जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाएगी तो सप्लाई वो हमें करेगी, तभी हम उसको डिमांड करेंगे और फिर हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी हम बाइंग कंप्लीट करते हैं। तो जो सप्लाई फैक्टर है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप कितनी सप्लाई करेंगे, जो कंपनी जिसकी कॉस्ट सस्ती आएगी तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास इस्तेमाल है, इस पर भी इम्पैक्ट होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कई बार गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे बैन लगाती है, इतना ही जो है पॉलिसी के हिसाब से उनको करना पड़ता है काम, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं एक कंपनी के ऑनर को जो कि प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स, कितना कॉस्ट आ रहा है उनको प्रोडक्शन में, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है उनके पास, और गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स आपके सप्लाई कर्व को इम्पैक्ट करते हैं। तो डी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। डिमांड में आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारी इनकम कितनी है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसा है। सप्लाई में आपको ऑनर के, जो कंपनी का मालिक है, उसके हिसाब से सोचना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान में रखेगा, उनके पास कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है उसको ध्यान में रखेगा, और उनको प्रोडक्ट बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है उसको भी ध्यान में रखेगा। सप्लाई का रिलेट क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस, दोनों में ऐसे ही है। आपका जो डिमांड कर्व है वो भी क्या करता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको प्राइस से रिलेट कराता है, ऐसी सप्लाई कर्व भी है, कितनी सप्लाई की जा रही है और प्राइस से उसको
रिलेट कराता है, तो वही आपका सप्लाई कर्व है। चाहे सप्लाई कर्व हो चाहे डिमांड कर्व हो, दोनों का जो फाइनल जो उनको रिलेट किया जाता है वो प्राइस से किया जाता है, कितना हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और कितनी उसकी प्राइस आ रही है। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। जो सप्लाई कर्व है वो क्वांटिटी सप्लाई को प्राइस के साथ कोरिलेट करता है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी, ये क्या होता है? सो वेलोसिटी ऑफ मनी का आपको सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला याद रख लीजिए, नॉमिनल जीडीपी कितना है और मनी सप्लाई कितनी है, तो वही हमारा कौन बताता है, वो हमें बताता है वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच वन यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये उस फ्रीक्वेंसी को बताता है कि एक यूनिट ऑफ करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम में। तो एक यूनिट ऑफ करेंसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, तो उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी। और वेलोसिटी ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय सप्लाई, कितना जो है आपका मनी सप्लाई कितना है, जीडीपी कितनी है और मनी सप्लाई कितना है, तो उसके रेशियो को बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी। व्हाट इज इन्फ्लेशन, बहुत सिंपल है, चीज़ों के प्राइस टाइम के साथ बढ़ जाते हैं तो वही आपका इन्फ्लेशन है। ठीक है, कोई चीज़ 10 साल पहले बहुत सस्ती थी, अभी वो महंगी होगी, फ्यूचर में और महंगी हो जाएगी, तो वो किस वजह से होता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड में मान लीजिए 2010 है और ये 2023 है, तो 2010 से 2023 में आप चीज़ों के रेट देख लीजिए बढ़ जाएंगे। अभी 23 से आप आगे 10 साल और कंपेरिजन कर लीजिए, 33 में और बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम कहते हैं ना महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो जनरली इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब टाइम के साथ चीज़ों के रेट्स को बढ़ाना, बढ़ना। व्हाट आर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एक काम करते हैं अगले वाले पार्ट में करते हैं और इस वाले को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इन्फ्लेशन और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। और ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इन्फ्लेशन पे, अभी इन्फ्लेशन का टॉपिक तो चलेगा, इससे अगले वाले पार्ट में हम लोग इन्फ्लेशन के क्या क्या आपके कॉजेज है, इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।